तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 27। ओके, तो अपना जिस इक्वेशन पे हमने लेक्चर 26 बी में छोड़ा हुआ था वहीं से स्टार्ट करते हैं। आई नॉट इजकल टू ए इंटू क्यू, एरिया है चार्ज एन आई स्क्वायर और डी पी अपॉन एल पी एन डी प्लस डी एन अपॉन एल एन एन ए। अब यहाँ पे एन ए हमारा कम है तो ये हमने नेग्लिजिबल, सॉरी एन ए की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, एन ए इज़ वेरी लार्ज। ओके, जब एन ए बहुत ज़्यादा है तो वन अपॉन एन ए बहुत कम हो जाएगा। तो इसके अंदर जो ये जो टर्म है वन अपॉन एन ए, इसकी वजह से हम इस पूरे टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, डी पी अपॉन एल पी एन डी। ओके, ये आपका करंट का इक्वेशन निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं, लास्ट लेक्चर के बिल्कुल लास्ट में हमने देखा था कि आई नॉट जो है वो वी ओ सी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और आई नॉट एन डी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये दो अलग अलग रिलेशन हमारे निकल के आए। अगर वी ओ सी घटेगा तो आई नॉट बढ़ जाएगा और एन डी भी घटेगा। डोपिंग आप अगर कम करेंगे इन साइड में तो भी आई नॉट आपका बढ़ जाएगा। और यहाँ पे वही दिखाया गया है कि अगर एन डी बढ़ा है, मतलब यहाँ पे उल्टा दिखा है, एन डी को अगर बढ़ाया गया है तो आई नॉट की वैल्यू, करंट की वैल्यू आपकी घट जाएगी। तो यहाँ पे हमारा ये लास्ट लेक्चर का जो इक्वेशन था ये वाला यहाँ पे ख़त्म होता है वी ओ सी का, और उससे अब फिर हमने आई नॉट का इक्वेशन निकाला है। अब आगे कुछ थ्योरी का पार्ट देख लेते हैं कि बट इफ़ वी डोप एन रीजन वेरी हाई देन डिप्लीशन रीजन विल बी वेरी लेस। अगर हम एन रीजन को बहुत ज़्यादा हाईली डोप कर देंगे तो उससे डिप्लीशन रीजन हमारा कम हो जाएगा। मतलब एन डी और डब्ल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हमने एन डी की डोपिंग बहुत ज़्यादा हाई कर दी एन रीजन में, ओके डोनर वाली, तो आपकी विथ जो है वो घट जाएगी। तो डिप्लीशन रीजन की विथ हमारी कम हो जाएगी। उससे क्या होगा, उससे जितने भी हमारा डिप्लीशन रीजन फोटोन्स को कैप्चर कर रहा था वो हमारे कम हो जाएंगे एंड इट विल रिड्यूस नंबर ऑफ फोटोन्स captured. Also since we have p plus region, also we have p plus region and if n region is also highly doped, तो ये कह रहा है कि हमारे पास p तो पहले से p प्लस है, मतलब p में तो ऑलरेडी ज़्यादा डोपिंग है ही, ठीक है, p तो p प्लस है ही। अगर हम n को भी हाईली डोप कर देंगे तो उससे टनलिंग हो जाएंगी। देन टनलिंग करंट, आई थिंक दिस इज करंट, टनलिंग करंट विल इंक्रीज एंड इट विल डिक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द सोलर सेल। तो उससे क्या होगा कि टनलिंग हमारी ज़्यादा हो जाएगी और उससे कुल मिला के मतलब आप ये देखो कि हमारा आउटपुट में क्या हो रहा है, रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है। रिजल्ट तो रिजल्ट ये निकल के आ रहा है कि आपका एफिशिएंसी सोलर सेल की जो है वो घट जाएगी। तो सीधा सामने इतना पॉइंट पकड़ा हुआ है कि अगर आप क्या करो, पीप में तो ऑलरेडी ज़्यादा ही डोपिंग है, अगर आप एन वाले साइड में भी ज़्यादा डोपिंग कर दो तो उससे एफिशिएंसी हमारे सोलर सेल की घट जाएगी। तो ये सीधा सा रीज़न है हमारा कि हम एन रीजन की डोपिंग को ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। उससे सोलर सेल की एनर्जी, हमारी एफिशिएंसी घट जाएगी। और फिर क्या आता है कि एन आई स्क्वायर इक्वल टू एन सी एन वी, ये हमारा फार्मूला चैप्टर नंबर 1 से, एन सी एन वी ई रेज टू माइनस ई जी अपॉन के टी के इक्वल होता है। ओके, तो इसमें हम इसी रिलेशन में देखते हैं कि अगर हम ई जी को बढ़ाएंगे हमारा एन आई स्क्वायर भी बढ़ेगा और एन आई स्क्वायर अगर हमारा बढ़ेगा तो आई नॉट की वैल्यू हमारी कम हो जाएगी, करंट की वैल्यू हमारी कम हो जाएगी, ठीक है, करंट रिड्यूस्ड, तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। अब ऐसा हमने क्यों देखा है, क्यों बात करी है, क्योंकि ऊपर जो हमारे ये जो करंट का रिलेशन निकल के आया था ये वाला, ये तो इसके इक्वल में ए इंटू क्यू इंटू एन आई स्क्वायर है। तो जो करंट आई नॉट है वो एन आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर किसी वजह से एन आई स्क्वायर हमारा कम ज़्यादा हो रहा है, जो कि हमारा बैंड गैप की वजह से हो रहा है, ई जी की वजह से, ओके, ये बैंड गैप की वजह से यहाँ पे, तो बैंड गैप बढ़ेगा तो एन आई स्क्वायर बढ़ जाएगा, तो करंट की वैल्यू हमारी कम हो जाएगी। तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। आई थिंक यहाँ पे आपका ई जी तो हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि ई रेज टू माइनस ई जी है, तो एन आई स्क्वायर आपका घटेगा और ये ऑब्वियस भी है क्योंकि आई नॉट का जो रिलेशन एन आई स्क्वायर के संग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फिर हमारा आई नॉट भी घटेगा। ये आप फॉर्मूले में देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर स्क्रीन के, आई नॉट इजकल टू ए इंटू क्यू इंटू एन आई स्क्वायर। तो आई नॉट एन आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर एन आई स्क्वायर हमारा घटेगा तभी आई नॉट घटेगा। तो ये हमारा रिलेशन ई जी और आई नॉट का निकल के आया। यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ कि हमारा जो आई नॉट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ई जी की वैल्यू के। अब ई जी आपका बैंड गैप की वैल्यू जो भी हो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर निकल के आता है कि आई नॉट कैन बी रिड्यूस्ड इफ़ वी यूज़ द वाइड बैंड गैप मटेरियल। अगर हम ई जी की वैल्यू को बढ़ा देंगे तो आई नॉट की वैल्यू घट जाएगी। ओके, तो वाइड बैंड गैप मटेरियल को यूज़ करके हम ऐसा कर सकते हैं, बट विद द वाइड बैंड गैप मटेरियल देयर इज़ अ प्रॉब्लम दैट वेरी लेस सोलर स्पेक्ट्रा विल बी एब्जॉर्ब। अगर हमारा बैंड गैप बहुत वाइड हो गया तो उसके संग फिर से एक प्रॉब्लम निकल के आ गई और वो प्रॉब्लम ही हमारे मेन काम की है। वो प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने वाइड बैंड गैप मटेरियल को इस्तेमाल किया, ये प्रॉब्लम है, तो हमारा जो सोलर स्पेक्ट्रा जो एब्जॉर्ब कर रहा है, जो मटेरियल सोलर स्पेक्ट्रा को एब्जॉर्ब कर रहा है वो बहुत कम हो जाएगा।
ओके, तो ये चीज़ें विल बी अब्जॉर्ब, वेरी लेस सोलर स्पेक्ट्रा विल बी अब्जॉर्ब, सो ISC विल रिड्यूस ड्रेस्टिकली। उससे क्या होगा कि आपकी जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है ISC वो और ज़्यादा कम हो जाएगी। हेंस वी हैव टू ट्रेड ऑफ टू सिलेक्ट मटेरियल वेदर हाई और लो बैंड गैप। तो हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, मतलब हमें एक तरीके से बिजनेस करना पड़ता है कि इसको लें या उसको लें। मतलब एक चीज़ आपका बेनिफिट दे रहा है तो वो कुछ ड्रॉबैक भी दे रहा है, और दूसरी चीज़ भी आपका कुछ बेनिफिट दे रहा है पर कुछ ड्रॉबैक भी दे रहा है। तो हमको क्या करना पड़ता है, दोनों के बीच में बैलेंस करना पड़ता है कि हम क्या लें। तो हमें एक अप्रोप्रिएट वैल्यू चाहिए बैंड गैप की, या तो वो थोड़ी हाई हो या तो थोड़ी लो हो, मतलब बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं। उसके लो होने से भी प्रॉब्लम है और बैंड गैप की वैल्यू के हाई होने से भी प्रॉब्लम है हमारी। ओके, ये हमने देखा, बाकी इसको पॉज करके आप देख सकते हैं। मैं नीचे चलता हूँ। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा जो है टर्म या पैरामीटर है, वो है फिल फैक्टर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ से ये मान लो कि हमारा न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो गई हैं। ओके, वो तो थ्योरी था ऊपर। इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ स्क्वायर्ड इज़ द IV प्रोफाइल डिफाइंड। ये किस चीज़ का मेजरमेंट होता है कि हमारी जो IV प्रोफाइल है, ये हमने ऊपर कर्व देखा हुआ है पहले से, सोलर सेल का ये कर्व सोलर सेल का है, तो ये IV प्रोफाइल को शो कर रहा है। तो ये कितनी ज़्यादा स्क्वायर्ड है। ओके, ये इस पॉइंट पे देखेंगे तो एक तरीके से स्क्वायर टाइप का बनता है IMVM। तो ये कितनी ज़्यादा स्क्वायर्ड है इसकी हमें वैल्यू बता के देता है, ठीक है, फिल फैक्टर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर तो क्या आपका मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड टू द लोड, लोड में मैक्सिमम पावर हमने कितनी डिलीवर्ड करी, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारा एक्चुअल आउटपुट क्या निकल के आ रहा है सोलर सेल से, अपॉन VOC इंटू ISC। और V इंटू I ऑब्वियस ही बात है, सबको पता है कि पावर का फॉर्मूला ही होता है, बट ये अलग अलग तरह की यहाँ पे V और I है। V आपका VOC वाला है, ओपन सर्किट वाला, करंट आपकी शॉर्ट सर्किट वाली है। तो नीचे इस पावर के संग ऊपर हम उस पावर को कंपेयर करते हैं। अब ऊपर वाली जो पावर है वो कौन सी पावर है, जो इस पॉइंट पे हमको मिल रही है एग्जैक्ट, ये मैक्सिमम वैल्यू है पावर की, इससे ज़्यादा हमें मैक्सिमम वैल्यू पावर की नहीं मिल सकती। ओके, तो ये चीज़ होगा। क्यों, देखो ISC करंट पे आपका वोल्टेज 0 है और VOC वोल्टेज पे आपकी करंट की वैल्यू 0 है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमें इसी जगह मिलती है, इस जगह पे। ओके, तो ऊपर VMIM अपॉन VOC ISC, तो ये आपका फार्मूला, इजी फार्मूला है। ऊपर तो सिंपल VMIM हो गया, एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे हमें मैक्सिमम पावर मिल रही है या लोड को मैक्सिमम पावर मिल रही है विद द हेल्प ऑफ सोलर सेल, और नीचे आपका VOC और ISC। तो ये आपका फिल फैक्टर हो गया, ये इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी ऑब्वियस सी बात है कि आपका रेशियो ऑफ इन पावर डिलीवर्ड, मतलब एक इनपुट साइड वाला, दूसरा आपका आउटपुट साइड वाला, तो डिफाइन एज द रेशियो ऑफ पावर डिलीवर्ड टू द लोड, लोड को कितनी पावर दी जा रही है, टू द इनपुट पावर फ्रॉम द सन, तो सन से हमें कितनी पावर मिल रही है अपॉन हम लोड को कितनी पावर दे रहे हैं। तो ये चीज़ हो गया। ओके, सॉरी, नीचे तो सन वाली ये सन है, तो सन से हमें कितनी पावर मिल रही है, ये पावर नीचे। ओके, और ऊपर क्या है, पावर जो कि हम आपका आउटपुट में दे रहे हैं, ठीक है, लोड को सप्लाई कर रहे हैं। तो इन दोनों का रेशियो हो गया। देखो डायग्राम से मैंने समझाया कि आपका ऊपर पावर वो है जो आप लोड को दे रहे हैं, नीचे जो एक्चुअल में आपको सन के थ्रू पावर मिल रही है, इन दोनों का रेशियो। तो लोड को तो आप क्या दे रहे हैं, VMIM दे रहे हैं, तो ऊपर ये कर दिया, ये ईटा आपका एफिशिएंसी, और नीचे P ऑप्ट जो आपको सन से पावर मिल रही है, और ये क्या है, ऑप्टिकल पावर इंसिडेंट फ्रॉम द सन। तो P ऑप्ट का ये मतलब है, तो VMIM, ठीक है, अपॉन P ऑप्ट। VMIM का फॉर्मूला हमने ऊपर एक और देखा था, वो क्या था, विद द हेल्प ऑफ फिल फैक्टर। फिल फैक्टर आपका है कि VMIM, अगर हम इसके जो नीचे है, इसके नीचे जो चीज़ थी उसको इधर भेज दें, तो फिल फैक्टर इंटू आपका क्या हो जाएगा, VOC और ISC। यही चीज़ देखो हमने यहाँ करी है, VOC इंटू ISC और इंटू फिल फैक्टर। तो VMIM को हमने इससे रिप्लेस कर दिया, तो आपके एफिशिएंसी के दो अलग अलग फार्मूले निकल के आ गए। ओके, एक में VMIM का इस्तेमाल किया है, एक में VOC ISC का इस्तेमाल किया है, बट आपको फिल फैक्टर की वैल्यू को पता होना चाहिए। उसके बाद आके बात करते हैं VOC मेजर्ड, अगर हम लिखें तो कितना होता है, लगभग, ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज आपका 75 to 80% ऑफ द एक्सपेक्टेड कट इन वोल्टेज। तो आपका जो कट इन वोल्टेज है, मान लो 2 वोल्ट एक्सपेक्टेड कट इन वोल्टेज है, उसका 75 to 80%, मतलब लगभग 1.6 1.5 वोल्ट होगा। ओके, क्या होगा, VOC मेजर्ड, ये कट इन वोल्टेज का इतना। फिर बात करते हैं मटेरियल की, कि गैलियम आर्सेनाइड की अगर बात करें, जिसका बैंड गैप 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, विल गिव मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ रफली अराउंड 33 to 35%, जो कि हमने बात करी है, डिस्कस किया है कि सोलर सेल की एफिशिएंसी जो होती है प्रैक्टिकली वो हमारा इससे भी कम होती है, ठीक है। ये तो थ्योरेटिकली हम बोलते हैं कि लगभग 40% तक पहुंचा है थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली जब हम मल्टी लेयर सोलर सेल को यूज़ करते हैं तब आपको 33-35% तक मिल पाती है। ओके,
प्रैक्टिकली मतलब ये तो थ्योरेटिकली हम लिख रहे हैं कि हमें सिंगल लेयर में भी इतनी मिल रही है, बट एक्चुअल में इतनी हमें मल्टी लेयर में मिलती है। तो इतनी एफिशिएंसी हमें सोलर सेल दे पाता है, जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड फॉर सिंगल जंक्शन सोलर सेल। तो इस सिंगल जंक्शन सोलर सेल के लिए इतनी एफिशिएंसी है। और ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए तो हम मल्टी लेयर सोलर सेल को यूज़ करते हैं। टू इंक्रीज एफिशिएंसी मल्टी जंक्शन सोलर सेल कैन बी यूज डिफरेंट लेयर विद डिफरेंट मटेरियल विल एब्जॉर्ब वाइड बैंड ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर स्पेक्ट्रम जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब किया जा सकता है, किसकी मदद से? डिफरेंट लेयर का सोलर सेल होना चाहिए और वो डिफरेंट मटेरियल से बना होना चाहिए। जैसे कि एक लेयर ये है, उसके बाद एक लेयर ये कर दी, उसके बाद एक लेयर ये कर दी, ये सारे अलग अलग मटेरियल से बना है, तो तब एफिशिएंसी आपको और ज़्यादा मिल सकती है। ओके, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात और है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, उसको ध्यान रखेंगे। बट लेयर शुड बी एपिटेक्सली ग्रोन, ये उसको ग्रो, लेयर्स को ग्रो करने का एक तरीका होता है जो कि हम VLSI में देखते हैं। ओके, या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो एपिटेक्सली ग्रोन हमें करनी है लेयर्स को। सो मटेरियल साइंस इन्वॉल्व बिकम्स कॉम्प्लेक्स। तो इससे एक चीज़ ये भी होती है कि जो मटेरियल साइंस यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है, या लेयर को ग्रो करने वाली जो साइंस है आपका, तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है क्योंकि हमें एपिटेक्सली इसका ग्रोथ करनी पड़ती है। उसके बाद आता है फॉर मल्टी जंक्शन सोलर सेल एफिशिएंसी इज थ्योरेटिकली आपको 45 से 46% तक आपको मल्टी जंक्शन सोलर सेल दे सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और उनको हम केवल कहाँ इस्तेमाल करते हैं? हम उन्हें स्पेस में इस्तेमाल करते हैं। स्पेस में क्या होता है, सोलर एनर्जी तो हमेशा ही प्रेजेंट रहती है, बट वही है ना कि आपका सैटेलाइट जहाँ भी है, जैसे ये आपका सैटेलाइट है, तो लगभग पूरे टाइम इसमें सोलर एनर्जी आ रही है। ठीक है, आपका ये अर्थ है, सैटेलाइट तो आपका अर्थ से बाहर है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि मून इसके सामने आ जाता है, बस तब आपको ऐसा होगा कि आपको सोलर एनर्जी नहीं मिलेगी, वरना ज़्यादा टाइम में मिलेगी। तो वहाँ पे ऑलरेडी एफिशिएंसी आपको ज़्यादा ही मिलती है एक सैटेलाइट में, स्पेस में। तो स्पेस में हम ये मल्टी जंक्शन सोलर सेल्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बात करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम फॉर सोलर सेल। मतलब ये बस एक छोटा सा ऐसे टॉपिक है, ज़्यादा कुछ इसका काम नहीं है, बस एक डायग्राम है कि इक्विवेलेंट सर्किट आपका सोलर सेल का कैसा होगा अगर होगा तो। उसी का इस्तेमाल हम यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेज होंगे आपके, RS और RSH, पैरासिटिक रेजिस्टेंसेज होंगे जो। ओके, तो यह आपका RS और यह आपका लोड तो बिल्कुल आपका आखिरी में ही होगा। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस हो सकता है, लोड में आप किसी डिवाइस को जोड़ सकते हैं, उसको आप विद द हेल्प ऑफ सोलर सेल रन कराएंगे। और आपके दो आपने करंट सोर्सेज दिखाए, मतलब एक्चुअल में ये करंट सोर्सेज नहीं है, ये पूरा एक सोलर सेल है, मान लो एक डिवाइस है सोलर सेल, तो उसके अंदर एक्चुअल में दो करंट फ्लो कर रहे हैं, तो बस हमने उन्हीं दो करंट को ही दिखाया है। ये आपको हमने डिटेल में पढ़ा है कि दोनों करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये वो करंट होगा जब आप फॉरवर्ड वाइज करते हैं, ओके, PN जंक्शन को या PN जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड वाइज करते हैं। ये वो करंट है जो आपका जनरेट हो रहा है इसमें, और दोनों अपोजिट है। ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। अब दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा है नहीं, हमने जो फॉर्मूलेज पढ़े थे उसी का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि अ सोलर सेल, वेट अ मिनट, अ सोलर सेल, उसकी डायमेंशन दे दी है 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, मतलब एरिया दे दिया, क्योंकि हमारा फॉर्मूले में एरिया का इस्तेमाल होता है। ठीक है, एरिया दे दिया है। और विद आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट I0 इक्वल टू, ठीक है, I0 दे दिया है, इतनी है 32 नैनो एम्पेयर, हैज़ एन ऑप्टिकल जनरेशन रेट एट, ठीक है, ये आपको G-ऑप्ट दे दिया है, ऑप्टिकल जनरेशन रेट ये आपको दे दिया। विद इन LP और LN की वैल्यू दे दी है, LP LN की वैल्यू 2 माइक्रोमीटर ऑफ द फंक्शन इफ़ द डिप्लीशन रीजन विद इज, और डिप्लीशन रीजन की विद भी दे दी है, W दे दिया आपको। तो हमें ISC और VOC बता के देना है। ओके, तो यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें दी हुई हमने गिवन करके लिख ली। ठीक है, यही सारी चीज़ें हमें गिवन है। अब हमने क्या किया है, फॉर्मूला लगाया है, जो ISC आपकी होती है वही आपकी IPH के इक्वल होती है। कब? जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। इस चीज़ को हमने डिस्कस किया था जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ओके, तो इक्वल टू A इंटू Q इंटू G-ऑप्ट और LP प्लस LN प्लस W, ये हमने फार्मूला देख चुके हैं। तो कुछ भी नहीं करना है, इन सबको उठा के इस फार्मूले में रख देना है और आपका ISC की वैल्यू 0.32 मिली एम्पेयर आ गई। तो केवल एक ये सिंगल फार्मूले का इस्तेमाल करके हमने ये निकाल लिया 0.32 मिली एम्पेयर। अब VOC की अगर बात करें तो VOC इज VT/LN 1 प्लस IPH अपॉन I0, ये भी फार्मूला हम डिराइव करके लाए थे, तो इसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। IPH आपको गिवन है, I0 निकाल लिया हमने। ओके, VT की वैल्यू तो आपका 0.026 या फिर 0.25, ये 0.25 होगा। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं कुछ भी वैल्यू। सॉरी, ये आंसर है।
0.026, ये सब मिली में यूज़ करते हैं। ओके, और ln 1 प्लस ये, तो ये सॉल्व करके आपका 0.24 वोल्ट आ गया VOC की वैल्यू, और ये आपका क्या आई ISC की वैल्यू। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, गिवन चीज़ें थी, फॉर्मूलेज अगर आपको याद है तो डायरेक्ट आपको उसमें रखना है वैल्यूज़ को और आपको सॉल्व कर लेना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी लगभग सीधा ही क्वेश्चन है। द फिगर शोज IV कर्व ऑफ द सोलर सेल इल्यूमिनेटेड यूनिफॉर्मली विद द सोलर एनर्जी, ठीक है, सोलर लाइट ऑफ 200 मिली वोल्ट, ठीक है। तो ये आपको सोलर लाइट की इंटेंसिटी दी हुई है, ये क्या है, एक तरीके से इंटेंसिटी है कि कितनी सोलर लाइट से हमने जो सोलर सेल है उसको इल्यूमिनेट किया है। ओके, हैज़ अ एरिया दे दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिल फैक्टर दे दिया है आपको, ओके, फिल फैक्टर दे दिया, और मैक्सिमम एफिशिएंसी आपसे पूछी है। ओके, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला इन द टर्म ऑफ फिल फैक्टर हमने देखा हुआ था, पर ये VOC और ISC आ जाता है, ओके, और फिल फैक्टर आ जाता है, और नीचे P-opt आ जाता है। तो एक्चुअल में तो ऊपर VMIM था, बट आपको ये पता है कि VMIM और इक्वल टू इसके इक्वल है, इन तीनों टर्म्स के इक्वल ये चीज़ें हैं। तो फिल फैक्टर आपको दिया है, P-opt आपको दिया है, और क्या क्या चीज़ें हैं वो आप देख लेंगे, क्या क्या आपको गिवन है क्या क्या नहीं। ओके, तो इसमें क्या है, दो चीज़ें जो आपने निकाली हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम निकाली है। यह आपका कर्व है, ओके, यह आपका एक चीज़ और यहाँ पे समझने वाली है, ये कर्व आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में शो कर रहे हैं, बट उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम ये मान सकते हैं कि ये उसी तरीके से आपको शो किया है, ये कर्व है फोर्थ क्वाड्रेंट में ही, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर्व है इंस्टीड ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट, बट कोई भी इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है, आपको बस सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से आपने ISC की वैल्यू उठाई, यहाँ से VOC की वैल्यू उठाई, फिल फैक्टर आपको दिया है, P-opt आपको दिया है। तो देखो ये वही फार्मूला, ईटा इक्वल टू फिल फैक्टर VOC अपॉन ISC अपॉन P-opt। तो ये VOC ISC और ये आपका फिल फैक्टर और ये आपका P-opt को निकालने के लिए यहाँ पे एक चीज़ आपको करनी है कि P-opt जो आप निकालेंगे तो जितनी इंसिडेंट आपको इंटेंसिटी दी हुई है सोलर एनर्जी की, उसमें आप एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 200 मिलीवाट इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपका 800 मिलीवाट, ये 200 मिलीवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो 800। तो यहाँ पे आप P-opt को 800 का इस्तेमाल करेंगे, ना कि 200 का। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये आपके सॉल्व हो गया 0.24 या फिर 24% आपका एफिशिएंसी निकल आया। एक क्वेश्चन और है, इसमें भी कुछ भी नहीं है, आपको गिवन है, ये तीनों चीज़ गिवन है। फिल फैक्टर आपको तो मैक्सिमम पावर डिलीवर टू द लोड निकालना है, तो VMIM जो प्रोडक्ट होता है वही आपका P मैक्स होता है, ओके, मैक्सिमम पावर डिलीवर टू द लोड। तो हमने इनको इधर भेज दिया, तो ये फिल फैक्टर इंटू VOC इंटू ISC सॉल्व हो गया, आपका डायरेक्ट से आंसर आ गया 56, ठीक है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन तो ज़्यादा गिवन नहीं है, बट शॉर्ट में दिया हुआ है कि ये सारी चीज़ें तो हैं गिवन, ठीक है। टेम्परेचर, आपका Na की वैल्यू, Nd की वैल्यू, ठीक है, एक्सेप्टर डोपिंग और डोनर डोपिंग, Dn, टाउ N, Dp, टाउ P, ठीक है, टाउ pH, और आपका एक्चुअली में ये JPH होगा, आपका करंट डेंसिटी है, नॉट टाउ pH, ये टाइम से रिलेटेड नहीं है, ये आपका करंट डेंसिटी है। Ni, Vt, ये सब गिवन है आपको। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ओपन सर्किट वोल्टेजेस ऑफ सोलर सेल when solar cell intensity is increased by a factor of 10। तो ओपन सर्किट वोल्टेज पूछ रहा है, ठीक है, ये ऑफ सोलर सेल, जब आपने सोलर सेल की इंटेंसिटी को 10 गुना बढ़ा दिया है। तो आपको यहाँ पे क्या है ना क्वेश्चन में कि डायरेक्ट तो आपका ये फॉर्मूला है VOC इक्वल टू VT ln IPH अपॉन I0 प्लस 1, या फिर हमने इसी फॉर्मूले को चेंज करके क्या किया था, इसको अपॉन ए और इसको अपॉन ए से डिवाइड कर दिया था, तो ये आपका JPH अपॉन J0 बन जाता है। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, यहाँ तक तो क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा खास नहीं है, आपको VOC की वैल्यू निकालनी है, बट आपने एक चेंज किया है कि आपका जो सोलर इंटेंसिटी है उसको आपने अब 10 गुना बढ़ा दिया है, तो अब आपका क्या वैल्यू होगी VOC की, वो आपको बतानी है। तो हमें ये याद रखना है कि जो IPH होता है या JPH भी होता है, दोनों एक ही बातें हो गई, बस JPH में IPH को A से डिवाइड कर देते हैं करंट डेंसिटी बनाने के लिए, वो आपका सोलर इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने वहाँ डिराइव किया था कि जो आपका IVX होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है IPH। तो अगर हम उसको बढ़ा रहे हैं सोलर इंटेंसिटी को 10 गुना, तो ये आपको जो JPH है ये भी आपका 10 गुना बढ़ जाएगा। तो जो आपका इनिशियल वाला JPH है, देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये तो ये इसकी वैल्यू को अब आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपका 100 मिली एम्पेयर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये जो JPH है इसकी न्यू वैल्यू का आपका इस्तेमाल करना है। ओके, तो पहले हम I0 निकालेंगे, उसके बाद VO निकालेंगे। ओके,
क्यों आई नॉट क्यों निकालेंगे? देखो न्यू JPH ये आपका फॉर्मूला इस्तेमाल होगा VO के लिए, ठीक है। VTLN तो VT आप ये लगा देंगे, ओके कोई दिक्कत नहीं। देखो स्टेप बाय स्टेप समझो, ये आपका VO निकालना है आपको, या VO बोलो या VOC बोलो। इसके लिए VT आपने लगा दिया, LN ठीक है, और नेचुरल लॉगरिथम 1 प्लस JPH अपॉन J0, करंट डेंसिटी वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो JPH डैश और J0 डैश, तो JPH डैश तो आपको पता चल गया कि वो पहले 10 था और अब वो 100 हो गया, पर J0 डैश आपको नहीं पता चला कि वो कितना है, उसको आपको पता करना पड़ेगा। वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए आप अगर I0 निकालोगे और आप I0 निकाल के, ठीक है, ये और उसको A से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका J0 निकल आएगा, और उसके लिए I0 भी न्यू वाला निकालना पड़ेगा जिसमें चेंजेस हो गए हैं वो वाला। तो देखो हमने यहाँ पे वही चीज़ करी है कि I0 इक्वल टू A इंटू क्यू इंटू NI² DP अपॉन LP ND अपॉन प्लस DN अपॉन LN NA। तो फिर से वही चीज़ कि एक उसको नेगलेक्ट कर दो आप, किसी एक को, ठीक है, नेगलेक्ट कर दिया, और बची हुई चीज़ में हम क्या करेंगे, इसी I0 को A से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो वो J0 बन जाएगा, और J0 भी नया वाला। तो जब A से डिवाइड कर देंगे तो इस I0 में ये A कट जाएगा, तो ये Q इंटू NI² और ये पूरा। अब उसको निकालने के लिए हमें LN और LP की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ये देखो LN का फॉर्मूला होता है आपका, ओके, रूट ऑफ ये DN और इसमें ये मल्टीप्लाई कर देंगे ये टाउ n, ठीक है, ये दोनों का रूट। देखो यहाँ से ये LN निकालने के लिए देखो DN 25 और इंटू 5 इंटू 10 की पावर -7, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके इसका रूट कर देंगे तो आपको LN मिल जाएगा। तो देखो LN इसी तरीके से मिला, ये 25 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -7, तो ये आपका LN की वैल्यू आई। इसी तरीके से LP की वैल्यू निकालेंगे, रूट ऑफ आपका ये DP और टाउ P। तो ये सॉल्व करके ये आया, इनको यहाँ लगाया, ये इसका सॉल्यूशन काफ़ी बड़ा है बट यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है। तो यह आपका निकला J0 डैश, और इसका इस्तेमाल करेंगे तब आपको आंसर VOC न्यू का मिलेगा, या VOC डैश बोल सकते हैं, जो कि आपका 0.56 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन भी था। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला पार्ट हमारा ख़त्म होता है। तो यहाँ पे क्या है, जितने भी हमने पीछे 4, 5, 6 क्वेश्चन दिखे हैं इस लेक्चर में या इसके जस्ट पीछे वाले में, वहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको फॉर्मूलेज एकदम याद होने चाहिए, तब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, फिर हम देखते हैं फोटो डिटेक्टर। अच्छा, फोटो डिटेक्टर एक क्या है कि बहुत ब्रॉड क्लास है, उसके अंदर काफ़ी सारे सब टाइप है। इट इज़ ए टाइप ऑफ डिवाइसेज, मतलब इसके अंदर बहुत सारे टाइप ऑफ डिवाइसेज हैं, काफ़ी सारे, करीब 4 डिवाइसेज हम पढ़ेंगे। समवॉट सिमिलर टू सोलर सेल, लगभग कुछ तरीके से कह सकते हैं कि सोलर सेल की तरह ही होता है, मतलब वही चीज़ है कि एक तरफ लाइट होगी, एक तरफ इलेक्ट्रिसिटी होगी। ओके, तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि दीज आर द डिवाइसेज विच कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल सिग्नल टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ओके, सेम सोलर सेल की तरह। दिस इन्वॉल्व 3 स्टेप, इसके अंदर 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं आपके, ये आपको याद रखने कौन से 3 स्टेप वो देखते हैं, ठीक है। तो फोटो डिटेक्टर कोई डिवाइस नहीं है, मतलब फोटो डिटेक्टर बहुत सारी डिवाइसेस जो होती हैं उसका एक बड़ा क्लास है कि फोटो डिटेक्टर बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, वो हम देखेंगे एक एक करके। तो पहला स्टेप क्या कहता है कि कैरियर जनरेशन बाय इंसिडेंट लाइट। तो जो आपने लाइट इंसिडेंट कराई है, ठीक है, ये मटेरियल है, मटेरियल पे आपने जो लाइट इंसिडेंट कराई है मटेरियल है, तो उसकी वजह से आपके कैरियर जनरेट होने चाहिए। सेकंड क्या है, कैरियर ट्रांसपोर्ट एंड और मल्टीप्लिकेशन बाय वॉट एवर करेंट गेन मैकेनिज्म इज प्रेजेंट। तो करंट गेन मैकेनिज्म कोई भी हो, डिफ्यूज़न हो, एवेलेंच हो, आपका ड्रिफ्ट हो, उससे आपका बहुत सारे कैरियर ट्रांसपोर्ट मल्टीप्लाई होने चाहिए, ठीक है, कैरियर ट्रांसपोर्ट एंड या फिर और मल्टीप्लिकेशन बाई, ठीक है, तो ये होना चाहिए, कैरियर आपका मूव करने चाहिए और मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि इंटरेक्शन ऑफ द करंट विद एक्सटर्नल सर्किट टू प्रोवाइड आउटपुट सिग्नल, ठीक है। तीसरा बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जो आपकी करंट डेवलप हुई है उसका इंटरेक्शन एक्सटर्नल सर्किट से होना चाहिए, या फिर एक्सटर्नल डिवाइस से, या फिर लोड रेजिस्टेंस से, ठीक है, तो जिसकी मदद से आपको आउटपुट सिग्नल मिले। तो लगभग सेम ही चीज़ है जैसे कि हमने सोलर सेल में पढ़ी है। तो पहले टाइप का फोटो डिटेक्टर जो आपका है वो है फोटो कंडक्टर। ओके, तो फोटो कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये कुछ इस तरीके का, ये आपका बॉक्स टाइप का डिवाइस है, ठीक है, ये बॉक्स है आपका, ये 3 डायमेंशन में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये आपका बॉक्स है। ओके, तो फोटो कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ अ स्लैब ऑफ सेमीकंडक्टर विद ओमिक कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे क्या है, ओमिक कॉन्टैक्ट है विद बोथ एंड्स ऑफ द स्लैब, ठीक है, दोनों तरफ, दो एंड्स में, दोनों तरफ स्लैब के दोनों एंड्स में, दोनों एंड्स कौन से हैं, ये और ये जो कॉन्टैक्ट है ना, ये वो कहना चाह रहा है कि ये कॉन्टैक्ट ही ओमिक कॉन्टैक्ट है। ओके, व्हेन इंसिडेंट लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस
ऑफ फोटो कंडक्टर एक्सेस EHPs आर जनरेटेड। जब इंसिडेंट लाइट आपकी, जैसे ये इंसिडेंट लाइट है, ये आपके फॉल हो रही है इसके सरफेस पे, तो आपके एक्सेस EHP जनरेट, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हो रहे हैं। ओके, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन कंडक्टिविटी, ये साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, जिसकी मदद से ज़्यादा आपकी कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसा कुछ स्पेशल यहाँ पे नहीं हो रहा है, बस EHP आपके जनरेट हो रहे हैं, उससे कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ रही है। अब हमें पता है कि एट थर्मल इक्विलिब्रियम ये आपका कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है, सिग्मा नॉट इजकल टू एन नॉट क्यू इंटू म्यू एन प्लस पी नॉट क्यू इंटू म्यू पी। ये कब? थर्मल इक्विलिब्रियम पे। तो क्यू को कॉमन ले लेंगे तो एन नॉट म्यू एन प्लस पी नॉट म्यू पी। ये आपने इक्वेशन 1 ली यहाँ पे। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर फोटो डिटेक्टर के अंदर, और उसके अंदर भी फोटो कंडक्टर के अंदर। ओके, फिर बात करते हैं कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द फोटो कंडक्टर एक्सेस EHPs आर क्रिएटेड। ठीक है, सेम वही स्टेटमेंट है। तो जो एक्सेस EHP क्रिएट हुए हैं उनकी वैल्यू हमने डेल एन और डेल पी के फॉर्म में ले ली। तो आपका न्यू जो एन और जो न्यू पी वो क्या हो जाएंगे? एन नॉट प्लस डेल एन और पी नॉट प्लस डेल पी। एन नॉट और पी नॉट कहाँ था? एन नॉट और पी नॉट आपका कहाँ था? थर्मल इक्विलिब्रियम पे था। ओके, थर्मल इक्विलिब्रियम पे था। अब यहाँ पे एन नॉट प्लस डेल एन आ गया और पी नॉट प्लस डेल पी आ गया। अब हम बात करेंगे कि अब कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? सिग्मा इजकल टू एन क्यू म्यू एन और पी क्यू म्यू पी, जिसके अंदर एन और पी आपके क्या है? ये जो एन है ना, ये वाला एन और ये वाला पी, ये यही है जो ऊपर हमने वैल्यूज़ लिखी है ये। ठीक है, एन आपका एन नॉट प्लस डेल एन है और पी आपका पी नॉट प्लस डेल पी है। तो इनको इससे रिप्लेस कर दो। ठीक है, एक बार एन नॉट आ गया और यही एन नॉट एक बार इसमें चेंज हो गया, ये डेल एन में। ओके, एक बार ये जो पी है ये पी नॉट में बदल गया और यही पी दूसरी बार में ये डेल पी में बदल गया। तो ये 2 टर्म अब 4 टर्म बन गया, जिनके बाहर आपका क्यू तो है ही। तो हमने क्या किया कि एक तो आपका जो इनिशियल सिग्मा नॉट था उसको तो अलग ले लिया, तो सिग्मा आपका कंडक्टिविटी बन गया सिग्मा नॉट प्लस ये डेल सिग्मा। ठीक है, जो थोड़ी कंडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हुई है उसकी वैल्यू हमने निकाली डेल सिग्मा। सो वी आर अप्लाइंग वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हैंस करंट डेंसिटी। तो हम क्योंकि वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो रही है क्योंकि वोल्टेज अप्लाई किया है, तो अब करंट डेंसिटी की बात कर लेते हैं। तो आपका जे इजकल टू सिग्मा ई हमें पता है, तो सिग्मा की वैल्यू इसमें ये चेंज कर देते हैं। तो आपका जे जो है वो 2 टर्म में चेंज हो गया यहाँ पे, जे भी। ओके, एक आपका सिग्मा डैश ई मतलब जे नॉट, एक आपका डेल सिग्मा डॉट ई मतलब जे पी एच। अब ये जे पी एच जो है करंट डेंसिटी, ये आपकी किसकी वजह से? फोटो करंट डेंसिटी बोल सकते हैं, या फिर जो एक्सटर्नल लाइट आई है उसकी वजह से जो आपकी करंट जनरेट हो रही है, या उसकी वजह से जो करंट डेंसिटी हो रही है वो है। ठीक है, एक्सटर्नल लाइट की वजह से। अब हम क्या देखते हैं कि बट वी डी इजकल टू म्यू एन, वी डी इजकल टू म्यू ही होता है या म्यू एन ही होता है, तो उसको रिप्लेस कर देंगे 1/τ से ट्रांजिट टाइम से। तो वी डी की जगह हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं अभी क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। अब देखो, इसको मैंने इसी तरीके से हाईलाइट करके पहले ही लिख दिया है कि ये जो जे पी एच है ये पूरा इस टर्म से निकल के आया, और इसी जे पी एच को उठा के हमने इधर लिखा जे पी एच इजकल टू जे एल इजकल टू आपका डेल सिग्मा ई। ओके, ये वही चीज़ हो गई, इसको हमने जे एल लिख दिया फिलहाल इसी जे पी एच को। तो किसके इक्वल हो गया? आई एल अपॉन ए। तो ये जो करंट है आई एल, जो लोड में करंट जा रही है, और अपॉन एरिया, तो वही आपका जे पी एच मतलब करंट डेंसिटी दे रहा है। तो वही चीज़ हमने यहाँ यूज़ करी है कि आई एल अपॉन ए वो किसके इक्वल है? क्यू डेल एन म्यू एन प्लस डेल पी म्यू पी और इंटू ई। मतलब अब हमने क्या किया है कि ये जो सिग्मा डेल सिग्मा है इसको खोल दिया है पूरा, इसका जो एक्सप्रेशन होता है बड़ा सा वो लिख दिया, ये इसमें चेंज हो गया। ओके, उसके बाद क्या किया कि आई एल इजकल टू एरिया का उधर भेज दिया, ए इंटू क्यू इंटू ई, और डेल एन आपका म्यू एन प्लस म्यू पी। ठीक है, डेल एन हमने यहाँ पे एक बार में ले लिया, और इसमें एक चेंज और होगा, तो यहाँ पे हमने किया क्या है कि डेल एन को डेल पी के इक्वल ही लिख लिया है, क्योंकि कुल मिला के बात तो वही हो रही है ना कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, जितने इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं उतने ही होल जनरेट हो रहे हैं। तो इसको एक मानते हुए हमने यहाँ पे केवल और केवल ये डेल एन ले लिया। तो डेल एन ले लिया तो कॉमन डेल एन बाहर कर दिया, म्यू एन प्लस म्यू पी। अब हमने और क्या किया, ई को भी इधर ले गए, तो ए इंटू क्यू इंटू ई और डेल एन। फिर हमने क्या किया, ए इंटू क्यू इंटू ई और डेल एन, और म्यू एन को कॉमन ले लिया। अब ये जो चीज़ें ई इंटू म्यू एन जो कि हमने ऊपर देखा था, ये इस जगह पे आपको दिख रहा होगा, वी डी इजकल टू म्यू एन ई, तो इसी को हमने 1 ट्रांजिट टाइम के इक्वल लिखा था। तो म्यू एन और ई को एक साथ करके, जैसे कि मैंने हाईलाइट करके भी दिखाया हुआ है,
ये ई है येलो में और ये म्यू एन है येलो में, इन दोनों को एक साथ करके मैंने यहाँ पे ये टी टी 1/tt ट्रांजिट टाइम लिख दिया है। बाकी 1 + म्यू पी अपॉन म्यू एन तो है ही, तो ये ए इंटू क्यू इंटू डेल एन और 1 + म्यू पी अपॉन म्यू एन और इंटू 1 ट्रांजिट टाइम। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें और हमने यूज़ करी हैं, जैसे कि हमें पता है कि स्टेडी स्टेट में जी ऑफ जो होता है वो आर एन के इक्वल होता है। ओके, और वो किसके इक्वल हो गया, डेल एन अपॉन टाउ एन। तो डेल एन किसके इक्वल हो गया, जी ऑप्ट इंटू टाउ एन। तो इस डेल एन को अब हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे जी ऑप्ट इंटू टाउ एन से। ये देखो ये किया है, तो ए इंटू क्यू इंटू जी ऑप्ट, इस तरीके का फॉर्मूला हम देख ही चुके हैं, इंटू टाउ एन और अपॉन 1/tt ट्रांजिट टाइम और म्यू पी अपॉन म्यू एन +1, या फिर उसका उल्टा बोल सकते हैं कि 1 + म्यू पी अपॉन म्यू एन, जो भी आपको बोलना है वो बोल सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ से कंक्लूजन्स क्या क्या निकले, ये तो फाइनल फार्मूला है, इसको मैं लिख भी देता हूँ, दिस इज फाइनल फार्मूला। अब बात हुई कि कंक्लूजन्स क्या क्या निकले। पहला कंक्लूजन कह रहा है कि आई एल जो आपका है, या जो हम आई निकाल रहे थे करंट, वो जी ऑप्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑब्वियस सी बात है, हमें दिख रहा है साफ साफ, और वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जी ऑप्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, कि आई एल जो है वो टाउ एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं, ये सॉरी वेट अ मिनट, ये आई एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ एन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैरियर लाइफ टाइम। ओके, ये कैरियर का लाइफ टाइम ही है, ये इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम है टाउ एन। तो ये दूसरा कंक्लूजन निकल के आया। और ट्रांजिट टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये तीसरा कंक्लूजन निकल के आया कि अगर ट्रांजिट टाइम को हम घटा देंगे तो हमारा करंट की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो करंट की वैल्यू को बढ़ाने का एक तरीका ये है। तो ये पूरा का पूरा फोटो कंडक्टर हमने यहाँ पे देखा, जिसके अंदर क्या है, एक हमारा फार्मूला फाइनल निकल के आया, वो है ये आई एल का फार्मूला, जो कि मैंने लिखा है फाइनल फार्मूले के अंदर। नेक्स्ट डिवाइस को देखते हैं, जो कि है फोटो डायोड। फोटो डायोड में क्या होता है, आपने सिंपल सा एक पीएन जंक्शन डायोड लिया और उसमें थोड़ा कुछ चेंजेस करेंगे। ये हमेशा ऑपरेट होता है रिवर्स बायस में, ये याद रखेंगे। कैसे, हमने जब लाइट अप्लाई करी, ये हमने बैंड बेंडिंग डायग्राम बना रखा है, ठीक है, एक तरफ पी होगा और एक तरफ एन होगा। हमने बाइसिंग करी है रिवर्स, देखो पी को जोड़ा है नेगेटिव से। देखो ये सोलर सेल की तरह हैं, बट हम ये क्यों बोल रहे हैं कि सोलर सेल की तरह, सोलर सेल ही क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सटर्नली वोल्टेज भी साथ में लगा के चल रहे हैं। मतलब ये हमें क्या करके दे रहे हैं, ये डिवाइसेस इन्हेंस करके दे रहे हैं करंट की वैल्यू को। मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपने लाइट करी और उससे आप आउटपुट ले रहे हो। यहाँ पे हम बैटरी का इस्तेमाल, बाइसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ये सोलर सेल से ये डिफरेंट चीज़ें हैं। ओके, तो इसकी नेगेटिव हमने P को नेगेटिव से जोड़ा और N को पॉजिटिव से जोड़ा, रिवर्स बाइसिंग करी। तो यहाँ से क्या हुआ, लाइट अप्लाई करने पे इलेक्ट्रॉन ये डाउन हिल मूवमेंट करके दिखाया और होल्स ने अप हिल मूवमेंट करके दिखाया। ओके, ये गैप कितना है, वो Q × 5VI + VR, ये हमारा रेफरेंस वोल्टेज। तो ये ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी अगर लाइट नहीं भी है तो भी हमारा कुछ करंट फ्लो करती है, जिसको हम कहते हैं डार्क करंट। जब हमारी लाइट नहीं होती तब भी जो करंट फ्लो करती है उस वैल्यू को हम कहते हैं डार्क करंट, यूसी की वैल्यू है, ठीक है। तो लोअर इंटेंसिटी या लोएस्ट इंटेंसिटी की लाइट पे अगर हम मतलब लाइट हमने डाली हुई है या लाइट नहीं भी है तो आपकी डार्क करंट फ्लो कर रही है ये। ओके, मतलब ये क्या कह रहा है कि देखो ये ब्लू वाली तो तब है जब कोई भी लाइट आपकी नहीं थी, तो डार्क करंट एक फ्लो कर रही थी, ये करंट की वैल्यू है, ये ऐसे। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि जब आपने लोअर इंटेंसिटी की लाइट डाली, ठीक है, तो करंट की वैल्यू और बढ़ी इस तरीके से, फिर वो और बढ़ी और मतलब और ज़्यादा जल्दी करंट मिलना शुरू हो गया, फिर कुछ इस तरीके से ऐसे आगे होता जाएगा। तो करंट जैसे जैसे आप लाइट की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको ज़्यादा करंट की वैल्यू मिलती रहेगी। ओके, और ये जो हमें करंट मिल रही है ये वाली, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो से, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट है। जब आपकी लाइट, कोई भी लाइट इंसिडेंट नहीं है, तब आपको जो मिलती है वो आपकी, उसको रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बोल रहे हैं और डार्क करंट भी बोल रहे हैं। ओके, अब इसकी कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं कि फोटोडायोड इज अ पीएन जंक्शन ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस। ओके, व्हेन एन ऑप्टिकल सिग्नल इज इंसिडेंट ऑन फोटोडायोड द डिप्लीशन रीजन आपका सर्व्स फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ठीक है। जो डिप्लीशन रीजन होता है वो आपका सर्व करता है फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स को, ठीक है। EHPs हैं और उनके आगे हम क्या वर्ड लगा रहे हैं, फोटो जनरेटेड। ऑब्वियस ही बात है, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड लाइट की वजह से ही आपके इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए हैं। ओके, और उनको डिप्लीशन रीजन सर्व करता है एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट, ठीक है। ये लगभग सेम आपका प्रिंसिपल है जो पीछे से चलता आ रहा है कि आपकी EHPs जनरेट होंगे और आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। ओके, इन द एक्सटर्नल सर्किट। फिर आता है कि फॉर हाई फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन द डिप्लीशन रीजन मस्ट बी केप्ट थिन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि अगर आपको हाई फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन करना है, आपको जो ऑपरेशन मतलब ये जो आउटपुट आप ले रहे हो या जो वर्क ले रहे हो डिवाइस से की मदद से वो हाई फ्रिक्वेंसी का है, तो वहाँ पे जो आपका जो डिप्लीशन इज है ना उसको आपको थिन रखना पड़ेगा। क्यों? टू रिड्यूस ट्रांजिट टाइम, ट्रांजिट टाइम को कम रखने के लिए। हमने ऊपर देखा था कि आपका जो करंट का फॉर्मूला है वो ट्रांजिट टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो ट्रांजिट टाइम कम होगा, इसका मतलब करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब आपको आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। ओके, और हाई फ्रिक्वेंसी पे हमें यही चाहिए। तो ट्रांजिट टाइम की वैल्यू को कम रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिप्लीशन रीजन को थिन रखना पड़ेगा। ओके, दूसरी बात, ऑन द अदर हैंड टू इंक्रीज द क्वांटम एफिशिएंसी डिप्लीशन लेयर मस्ट बी थिक। अब यहाँ पे वही वाली बात आ गई, दो अलग अलग बात। एक चीज़ है जिसकी वजह से आपको थिन रखना है डिप्लीशन रीजन को, एक चीज़ है जिसकी वजह से थिक रखना है, और इन्हीं दोनों के बीच में आपको रखना पड़ेगा। क्वांटम एफिशिएंसी को ज़्यादा करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए आपको क्या कंडीशन है कि आपको डिप्लीशन रीजन को थिक रखना है। क्यों? नंबर ऑफ फोटोन्स ज़्यादा से ज़्यादा वो एब्जॉर्व कर सके। ये तो हम पॉइंट को डिस्कस कर ही रहे हैं कि डिप्लीशन रीजन जितना ज़्यादा बड़ा होगा, उसका एरिया जितना ज़्यादा होगा, उतनी फोटोन्स उसमें समा सकेंगे। ठीक है, मस्ट बी थिक टू अलाउ अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट टू बी ऑब्जॉर्व्ड। दस देयर आर ट्रेड ऑफ। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द रेस्पॉन्स स्पीड। पहला तो ये रेस्पॉन्स स्पीड वाला है जो कि ट्रांजिट टाइम से जुड़ा हुआ है, दूसरा क्या है क्वांटम एफिशिएंसी वाला है जो कि फोटोन के एब्जॉर्प्शन से जुड़ा हुआ है। तो आपको दोनों नहीं मिल सकते। ठीक है, यू डोंट गेट बोथ। आपको या तो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करो या तो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करो, या एकदम बैलेंस्ड सिचुएशन को अचीव कर लो। ठीक है, तो आपको डिप्लीशन रीजन की विद वो थिक है कि थिन है, वो काफ़ी सारी चीज़ों को चेंज करती है। अगर आपको आपका प्रायोरिटी है कि आपको रेस्पॉन्स स्पीड बहुत अच्छी चाहिए, तो आप डिप्लीशन रीजन की विद को थिन रखें। ओके, इसके रिगार्डिंग मैं लिख भी देता हूँ। इसके रिगार्डिंग क्या है कि आप थिन रखें डिप्लीशन रीजन की विद को, और एफिशिएंसी के लिए आप उसकी विद को थिक रखें। तो ये आपका हो गया। फिर आप देख लेंगे आपको क्या क्या चाहिए। अब कुछ फिगर ऑफ मेरिट्स की बात कर लेते हैं इसी टॉपिक के अंदर। तो आपका वेरियस पैरामीटर्स बोलो या फिगर ऑफ मेरिट बोलो। पहला है आपका एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी, जिसको EQE भी बोलते हैं, एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी। ओके, डिफाइन एज द रेशियो ऑफ EHPs टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन द डिटेक्टर्स। और मतलब कितने EHP आपके बाहर निकल रहे हैं। देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये आपका डिवाइस है, या आपका मान लो फोटोन है, ये लाइट मतलब फोटोन है। मान लो आपने 5 फोटोन स्ट्राइक कराए और उसकी मदद से आपके 4 इलेक्ट्रॉन होल पेयर निकले। इसका मतलब कि आपकी एफिशिएंसी थोड़ी कम है, आपकी एफिशिएंसी 80% है। तो ये 4/5 ही इस एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। ओके, अब ये समझ में आया होगा कि ईटा EQE इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, कितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर बाहर निकल रहे हैं अपॉन कितने फोटोन्स आप उस पर फॉल करा रहे हैं मटीरियल पे। ओके, तो कभी भी ऑब्वियसली बात है 100% से ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं 5 फोटोन को फॉल करा के आप 6 इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स निकाल सकते हैं। एक्सेप्शन केस में हो सकता है कभी कभी, बट नहीं, पॉसिबल नहीं है ऐसा नॉर्मली। तो 100% या उससे एफिशिएंसी कमी रहेगी। ओके, तो ये तो आपका क्या हो गया एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी। देखो इसमें क्या वर्ड जुड़ा हुआ है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल से क्या मतलब निकल के आ रहा है कि एक्सटर्नली जो आपने फोटोन को इंसिडेंट कराया है तो वो हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो इसकी वजह से इसके नाम में आ गया एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि है इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी। बट ऑल फोटॉन्स फॉलिंग ऑन द सर्फेस विल नॉट रीच द एक्टिव रीजन। वो ये कह रहा है कि जितने भी फोटोन हमारे सरफेस पे फॉल कर रहे हैं, मतलब ये मटेरियल है, मटेरियल के ये बाहरी वाले सरफेस पे जितने भी फोटोन फॉल कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे आपके एक्टिव रीजन में पहुँच जाएँ। एक्टिव रीजन मतलब अंदर का रीजन जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे एक्टिव रीजन में पहुँच जाए। द नंबर ऑफ फोटोन्स विच विल लीड टू द क्रिएशन ऑफ EHPs एंड हैंस वी डिफाइन इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी। केवल वही फोटोन्स जो कि रीच करते हैं एक्टिव रीजन को। देखो इसको ऐसे पढ़ो, द नंबर ऑफ फोटोन्स विच रीच एक्टिव रीजन ओके विल लीड टू द क्रिएशन ऑफ EHPs। तो वही फोटोन जो कि एक्टिव रीजन में पहुंच पाते हैं, कहाँ, इंटरनली, मटेरियल के अंदरूनी भाग में। ओके, इसकी वजह से इसका नाम पड़ा है आपका इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी। तो यहाँ पे ये लगभग सेम है पुराने वाले फॉर्मूले की तरह। ऊपर वही चीज़ है कि आपके एग्जैक्टली कितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं। जैसा कि मैं मान के चलता हूँ, मैंने यहाँ पे 10 फोटॉन्स को इंसिडेंट कराया, ठीक है, मेरे 8 इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए, ये EHPs। तो आप कह देंगे 80%, बट 80% इज़ द आपका EQE है, ये एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी है। एट द सेम टाइम मैं कह रहा हूँ कि आपके एक्टिव रीजन पे आपके केवल 9 फोटॉन्स पहुँचे, तो आपकी अब कितनी इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी कितनी हो गई आपकी 8/9, ये आपकी इतनी हो गई।
वो आपका कितना हो गया 8/10, और इंटरनल कितनी हो गई 8/9, क्योंकि इंटरनल को देखते हुए हम ये देख रहे हैं कि एक्चुअल में एक्टिव रीजन में कितने फोटॉन्स पहुंच पाए, ये नहीं कि कितने सरफेस पे स्ट्राइक किए थे, तो दोनों में डिफरेंस है। तो वही चीज़ होगी नंबर ऑफ EHPs कमिंग आउट पर सेकेंड अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन द एक्टिव रीजन पर सेकेंड। ये आपका इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी है। इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं कि 200 फोटोन पर सेकेंड आपने स्ट्राइक कराए, ठीक है, ये याद रखेंगे 200। अब आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि EQE अगर निकालें तो मतलब आपके कितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए, इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो बराबर ही जनरेट होंगे, ठीक है। उसका इससे मतलब नहीं कि आपके अंदर कितने मतलब एक्टिव रीजन में कितने आपके गए फोटोन और बाहर कितने थे, उससे मतलब नहीं है। मतलब दो चीज़ें फिक्स हैं कि कितने आपने फॉल कराए फोटॉन्स 200 और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए 50। तो इससे आप एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी निकालेंगे तो 50/200 मतलब 25% निकल के आई, कि केवल 25% ही एफिशिएंसी निकल के आ रही है। लेकिन अगर आप सेम टाइम पे देखें तो वो ये भी कह रहे हैं कि 100 इज़ गोइंग इनटू द एक्टिव रीजन एंड नॉट 200, कि एक्टिव रीजन में केवल 100 ही जा पा रहे हैं, 100। अब इसको देखेंगे तो आपकी इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी क्या निकल के आएगी 50/100, मतलब अब जो 50 EHP जनरेट हुए हैं उसको कंपेयर करेंगे 100 जो कि एक्टिव रीजन में फोटॉन्स पहुंच पाए थे, तो आपका 50% हो गया। तो 25 और 50 इंटरनल और एक्सटर्नल में इतना डिफरेंस आपका हो गया। अच्छा, एक बात याद रखेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट जो अगर हम क्वांटम एफिशिएंसी की बात करें कभी तो वो आपका एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी ही होगी, नॉट इंटरनल, ठीक है, ये याद रखेंगे। इस एग्जाम्पल में हमें सीधे सीधे दिख रहा था कि फॉर बोथ केस 50 EHPs इज कमिंग आउट, बट इट डिपेंड्स ऑन द फॉर्मूले एंड द रीज़न कि आपका फोटोन बाहरी सरफेस पे स्ट्राइक कर पा रहा है कितने, या फिर इंटरनली एक्टिव रीजन में कितने फोटॉन्स पहुंच पा रहे हैं, तो उससे चेंज आ जाता है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। कैसे? नंबर ऑफ EHPs जनरेटेड पर सेकेंड का फॉर्मूला हम इस तरीके से लिखते हैं IPH/Q ये, और नंबर ऑफ EHPs नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड कितने स्ट्राइक कर रहे हैं तो वो P_opt/hour, तो hν है ये, P_opt/hν। तो इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकते हैं IPH/hν/P_opt/Q। तो ये आपका एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी का एक और फार्मूला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका इस्तेमाल करेंगे तो ईटा EQ इज IPH/P_opt/hc/Q लैम्डा। हमने क्या किया है, hν को हमने hc/λ कर दिया। तो इन द टर्म्स ऑफ लैम्डा ये फार्मूला है और इन द टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ये फार्मूला है। तो ये दोनों ही फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है आपका एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी। एक पैरामीटर की और बात करते हैं, रेस्पॉन्सिविटी। ओके, इसको R से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ फोटो करंट एंड P_opt, मतलब फोटो करंट आपकी कितनी जनरेट हो रही है और P_opt क्या होती है, वो पावर जो कि आपको सोलर एनर्जी या फिर लाइट से मिल रही है विद द हेल्प ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट, कि कितनी पावर आप स्ट्राइक करवा रहे हैं मटीरियल पे। ओके, तो P_opt तो वो हो गया, और IPH क्या हो गया कि कितनी फोटो करंट आपका, मतलब उस लाइट की वजह से कितनी करंट जनरेट हो रही है उनका रेशियो। यह आपका क्या हो गया, रेस्पॉन्सिविटी। अब क्या करते हैं कि इफ़ वी एज्यूम, इसमें कुछ चीज़ें समझते हैं कि अगर हम एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी को 100% मान लें या फिर 1 मान लें, तो R हमारा उस समय पे R मैक्स हमें मिलता है जो कि Q/hc के इक्वल होता है। ये क्या है, थ्योरेटिकल लिमिट टू रेस्पॉन्सिटिविटी है, मतलब इससे ज़्यादा आपका रेस्पॉन्सिटिविटी आपकी नहीं हो सकती। यहाँ पे रेस्पॉन्सिटिविटी, ओके, यहाँ पे TI भी होगा, ये हो गया। तो इससे ज़्यादा आपका R की वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है, Q/hc। जब आपका कब, जब आपकी एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी आपकी एकदम लार्ज है, ठीक है, 1 के इक्वल है, 100% है। तो इसके फॉर्मूले में क्या करते हैं, पहले इसी का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी का IPH/P_opt/hc/Q λ। अब ये चीज़ हमको साफ साफ दिख रही है कि इसी वाली चीज़ को ही हमने क्या माना है, R माना है। तो आपका एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी के अंदर ही आपका ये पहुँच गया R/hc/Q λ। अब यहीं से हमने निकाला है कि अगर इसको हम 1 ले लेंगे तो R = क्या हो जाएगा, Q/λ/hc। तो यही चीज़, ये फार्मूला यहीं से निकाला हुआ है। तो एक्चुअली में हमने एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी से ही स्टार्ट किया, उसके अंदर IPH/P_opt जो ये है इसको हमने चेंज कर दिया रेस्पॉन्सिटिविटी में, और उसके बाद इसको 1 कर दिया एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी को, और फिर हमने R का फॉर्मूला निकाल लिया। अगर आप ग्राफ दिखेंगे तो आपका ये इस तरीके से ग्राफ है R और लैम्डा के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आपको दिख भी रहा है, नहीं, हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है ना, इन्वर्सली क्यों होगा, ये आपका इधर है Q/λ/hc, तो R प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया तो आपका कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ठीक है।
स्लोप पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे ये बात रिस्पॉन्सिविटी की ख़त्म हुई। उसके बाद बात करते हैं PIN डायोड की। ये भी तीसरे तरीके का आपका हो गया। हमने क्या क्या पढ़ा, फोटो कंडक्टर पढ़ा। ओके, अब एक ये PIN डायोड है। PIN डायोड में क्या है कि बीच का जो पार्ट है वो हम अलग से क्या कर देते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को बीच में रख देते हैं। उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं कि जहाँ पे भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा, अगर आप उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल को बनाएं, या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर है, तो जहाँ जहाँ डिप्लीशन रीजन होगा वो आपको पता है कि एज ए एब्जॉर्प्शन रीजन काम करता है, ये तो सबको पता है। वहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनेगा, बीच में एकदम मैक्सिमम वैल्यू। तो पूरे इस इंट्रिंसिक रीजन में आपका ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकती है। ओके, और यही आपका डिप्लीशन रीजन भी बनेगा। कि आई यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब कुछ थ्योरी की बात करते हैं कि बीइंग इंट्रिंसिक द इंटरमीडिएट लेयर, मतलब इंट्रिंसिक रीजन आपका बीच में जो लेयर है अगर वो है तो ऑफर्स रिलेटिवली हाई रेजिस्टेंस विच गिव्स इट टू एडवांटेज। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या हो रही है, ठीक है, जो पहला होता है ना कि कॉज एंड इफेक्ट। कॉज है ये, और इफेक्ट क्या हो रहा है, पहला वो ये है कि ये हाई रेजिस्टेंस को प्रोवाइड कर रहा है। मतलब कॉज क्या है, बीच में इंट्रिंसिक लेयर को लगा के रखना। ओके, वो क्या कर रहा है, वो आपको हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। उसकी वजह से दो एडवांटेज हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं वो देखते हैं। टू एडवांटेजेस एज कम्पेयर टू द ऑर्डिनरी PN डायोड। तो PIN डायोड में क्या हो रहा है कि आई की वजह से आपका हाई रेजिस्टेंस आ जा रहा है, उसकी वजह से दो चीज़ें हो रही हैं, वो देखते हैं। पहला क्या हो रहा है कि जो आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू है जो डिप्लीशन रीजन में होता है, तो वो घट जाएगी बिटवीन PN एंड रीजन्स एज इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन दीज रीजन। तो यह आपका किस पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस की वैल्यू आपका W पे डिपेंड करती है, और वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, तो अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप I को इंट्रोड्यूस कर देंगे इंट्रिंसिक को, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ओके, विद बढ़ जाएगी तो आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू को वो घटा देगा। तो ये पहला फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। हम कहाँ थे, डिक्रीज इन द कैपेसिटेंस बिटवीन PN एंड रीजन्स एज इट इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द सेपरेशन बिटवीन दीज रीजन्स इट अलाउज फास्टर रिस्पॉन्स ऑफ द डायोड। इससे क्या होगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू घट जाएगी तो आपका रिस्पॉन्स फास्ट हो जाएगा। हैंस PIN डायोड्स आर यूजेस हाई फ्रिक्वेंसी। इसी वजह से हम इनको हाई फ्रिक्वेंसीज में भी, हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसा कि हम ऊपर वाले इसको कर रहे थे। ये आपका जो मेन ये था फोटो डायोड को। ओके, इसको भी हम कर लेते हैं और इसको भी कर लेते हैं, किसको, PIN डायोड को। ओके, तो पहला तो फ़ायदा ये हुआ कि आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू घट गई, उससे आपका जो रिस्पॉन्स है वो आपका फास्ट हो गया, और इस वजह से हम उसको हाई फ्रिक्वेंसी की चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा क्या हुआ, पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रेटर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द PN एंड रीजन। देखो, ग्रेटर इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हमने कैसे देखा है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ही देखा, ये वाला डायग्राम जो ऊपर हमने ग्राफ बनाया था, कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, सो दैट चार्ज कैरियर्स ड्रिफ्ट टुवर्ड देयर मेजॉरिटी कैरियर टाइम। तो चार्ज कैरियर जो हैं वो हमारे, और उनका जो मेजॉरिटी कैरियर टाइम है उससे ज़्यादा स्पीड से वो ड्रिफ्ट करेंगे, ठीक है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ड्रिफ्ट, ये ड्रिफ्टिंग उसी पे डिपेंड करती है। हमारे चार्ज कैरियर्स की, इलेक्ट्रॉन या होल की ड्रिफ्टिंग किस पे डिपेंड करती है, कि कितनी ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई है, कहाँ पे, डिप्लीशन रीजन में। अब पूरा का पूरा आपका डिप्लीशन रीजन ही इंट्रिंसिक वाला पार्ट है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो यहाँ पे और ज़्यादा जल्दी हो रहा है, ठीक है। तो देयर मेजॉरिटी कैरियर टाइम इट एनहेंसेस फास्ट रिस्पॉन्स ऑफ द डायोड। इसकी वजह से सेम वही चीज़ हो रही है कि आपका जो रिस्पॉन्स है डायोड का वो और ज़्यादा फास्ट हो जा रहा है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, PIN डायोड की। फिर बात करते हैं PIN डायोड इज यूज फॉर डिटेक्टिंग लाइट एट रिसीवर एंड ऑफ द ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। तो ये इसका एप्लीकेशन हो गया कि PIN डायोड आपका यूज़ कहाँ होता है। ओके, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के रिसीवर एंड पे यूज़ होता है। फिर बात करते हैं द डिप्लीशन रीजन एक्सटेंड्स ऑलमोस्ट टू इंटायर इंट्रिंसिक लेयर, ठीक है। जो डिप्लीशन रीजन है वो पूरा का पूरा जो इंट्रिंसिक लेयर है ना बीच की, तो पूरा उसमें एक्सटेंड होता है। ये समझो कि डिप्लीशन रीजन होगा वो पूरा, इसमें पूरा डिप्लीशन रीजन ही हो जाएगा। ओके, वेयर मोस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट फोटोन टेक प्लेस, ठीक है। जो लाइट से फोटोन निकल रहे हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन वहीं पर हो जाता है, पूरे के पूरे इंट्रिंसिक रीजन में होता है एब्जॉर्प्शन। एज प्रोसेस ऑफ ड्रिफ्टिंग इज़ क्विकर, ये हमने देख ही लिया है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है। ओके, देन डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन से ज़्यादा है यहाँ ड्रिफ्टिंग की वैल्यू। हियर ई फील्ड इज़ ऑल्सो वेरी हाई, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी हाई है, ये भी हमने देखा। सो ट्रांजिट टाइम ऑफ द चार्ज कैरियर इज स्मॉल, यहाँ पे ट्रांजिट टाइम जो हमारा है, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये हमारा स्मॉल हो जाएगा। सो द रिस्पॉन्स टाइम इज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड। रेस्पॉन्स टाइम का घट जाना, इसका मतलब कि रेस्पॉन्स का फास्ट हो जाना, दोनों एक ही बात है, ठीक है। इसको डायरेक्टली समझो कि रेस्पॉन्स का टाइम घट गया मतलब रेस्पॉन्स आपको जल्दी मिल रहा है, दोनों एक ही बात है।
तो वही बात बार बार घूम के आ रही है। लास्ट वाला देखते हैं, वो है एवलांची फोटोडायोड। ठीक है, इसके लिए आपको पूरा एवलेंच वाला जो एवलेंच इम्पैक्ट आयोनाइजेशन और कैरियर मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट था वो आपका जीनो डायर वाले लेक्चर के पहले था, वो आपको पूरा पता होना चाहिए। सेम उसी का इस्तेमाल करेंगे कि APD इज़ यूज इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन एट रिसीवर एंड। ठीक है, रिसीवर एंड पे यूज़ करते हैं इसको भी, और इट कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। देखिए सेम लगभग सब एक जैसे ही काम करते हैं, थोड़ा बहुत 19-20 है। इट कंसिस्ट ऑफ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन, डिप्लीशन रीजन इज फॉर्म्ड बाय इमोबाइल आयन। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि डिप्लीशन रीजन कैसे बन रहा है वो हमें देखना जरूरी है। वो विद द हेल्प ऑफ इमोबाइल आयन की मदद से बन रहा है, जो कि आयन मूव नहीं कर सकते था। इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिप्लीशन रीजन इज़ वेरी हाई, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी डिप्लीशन रीजन में बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे डिफरेंट चीज़ क्या है वो देखते हैं। वेयर मोस्ट फोटॉन्स आर एब्जॉर्ब एंड प्राइमरी चार्ज कैरियर्स आर जनरेटेड। ये वो जगह है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फोटोन एब्जॉर्ब होते हैं और आपके प्राइमरी चार्ज कैरियर मतलब EHP जनरेट होते हैं। ओके, फिर आता है चार्ज कैरियर एक्वायर या फिर दे एक्वायर। चार्ज कैरियर एक्वायर सफिशिएंट एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से जो EHP जनरेट हो रहे हैं उनको इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है जिसकी मदद से वो टू एक्साइट न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर, वो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर को जनरेट कर देते हैं। मतलब ये समझो कि फोटॉन्स गिरे, जैसे 10 फोटॉन गिरे, उसने 10 EHPs को बना दिया या 9 EHPs को बना दिया। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब उन 10 फोटॉन का तो काम खत्म हो गया, अब वो कुछ नहीं कर सकते। अब ये जो 10 EHP बने हैं इनके पास इतनी एनर्जी है, इनने और 5 EHPs को जनरेट करा दिया, इन 5 ने और 3 को कर दिया, इन 3 ने और 2 को, और उनने और 1 को। तो कितने हो गए? 3 3 6 5 10 5 15 इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गए विद द हेल्प ऑफ 10 फोटॉन्स। एफिशिएंसी कितनी निकली आपकी? 150% एक्सटर्नल एफिशिएंसी। तो 150% आपकी एफिशिएंसी निकली। ऐसा क्यों हो रहा है? एवलांची इफेक्ट की वजह से हो रहा है, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। ये देखो, ठीक है, टू एक्साइट न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बाय इम्पैक्ट आयोनाइजेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। अब आगे देखते हैं। दीज न्यू कैरियर्स क्रिएटेड बाय इम्पैक्ट आयोनाइजेशन आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर कैरियर। अभी जो नए कैरियर बने, ये मैंने आपको बता ही दिया कि 10 से 5 बने, 5 से 3 और निकले, 3 से 2 और निकले, उनसे नए नए आपके EHPs निकलते जाएंगे। ओके, केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर कैरियर्स। फॉर दिस प्रोसेस APD रिक्वायर्स हाई रिवर्स बायस। लेकिन इस प्रोसेस के लिए हमें चाहिए क्या? हमें रिवर्स बायस, वो भी हाई वोल्टेज चाहिए। हाई वोल्टेज का रिवर्स बायस चाहिए, लगभग 100 से 200 वोल्ट। कैरियर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स एज 10⁴ में भी ऑब्टेन, और करीब करीब इतना आपका कैरियर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपको मिल सकता है। ओके, 10⁴ बहुत ज़्यादा, मतलब एक आपका 10,000 को बना सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ड्यू टू इंटरनल गेन मैकेनिज्म इन एन APD अ लार्ज इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स इज ऑब्टेन। मतलब वही इलेक्ट्रिकल करंट या फिर आउटपुट में आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है। फॉर वीक लाइट एंड क्वांटम एफिशिएंसी क्लोजर टू 100% कैन बी। ठीक है, तो APD कितनी अच्छी चीज़ है। ये सीधे सीधे ये कह रहा है कि अगर आपकी लाइट की वैल्यू कम है, मतलब आपकी लाइट वीक है, फिर भी आपको 100% तक एफिशिएंसी दे सकता है एक APD। बट आपको रिवर्स बायस में वही चीज़ है कि आपको हाई वोल्टेज लगाना पड़ेगा। ओके, ये APD का कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक आध क्वेश्चन है, उसके बाद लेक्चर 28 पार्ट ए है। तो सीधा सा आपका क्वेश्चन कुछ नहीं था, एफिशिएंसी पे क्वेश्चन था, एफिशिएंसी पूछिए। फॉर्मूले में आपका रेस्पॉन्सिटिविटी है HC/Q लैम्डा, ये फॉर्मूला मैंने ऊपर देखा है। अब HC/Q की जो वैल्यू होती है डायरेक्ट सॉल्व करके 1.24 हम लिख सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटाने के लिए इसमें Q भी इस्तेमाल कर लेंगे, तब भी फाइनल वैल्यू ही 1.24 आएगी। तो 1.24 अपॉन लैम्डा, मतलब ईटा इजकल टू R 1.24 R अपॉन लैम्डा, ये फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया है। तो R अगर निकालना है तो ईटा इंटू लैम्डा अपॉन 1.24, इससे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे लेक्चर नंबर 28A।